नमस्कार, न्यूज एट 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। ग्रेटर नोएडा से खबर मिल रही है, जहां भाजपा सांसद भोला सिंह की गाड़ी की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे की सूचना बुलंदशहर सांसद भोला सिंह की गाड़ी ट्रक से टकरा गई। गाड़ी में सांसद भोला सिंह, गनर और ड्राइवर सवार थे। हालांकि हादसे में किसी को भी चोट नहीं आई है। राहत की खबर, सांसद भोला सिंह की गाड़ी हादसे का शिकार हुई है, लेकिन राहत की खबर यह है कि हादसे में किसी को भी चोट नहीं आई है। नोएडा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ, जहां उनकी गाड़ी ट्रक से टकरा गई। बुलंदशहर से बीजेपी सांसद हैं भोला सिंह, उनकी गाड़ी की टक्कर हुई है ट्रक से, लेकिन राहत की खबर, किसी को चोट नहीं आई। वहीं पंचतत्व में विलीन हुई हैं साधना गुप्ता। लखनऊ के पिपरा घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। बेटे प्रतीक यादव ने साधना गुप्ता को मुखाग्नि दी है। ये जानकारी आपको दे रहे हैं। कल उनका गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में निधन हो गया था और आज पंचतत्व में विलीन हो गई हैं साधना गुप्ता। लखनऊ के पिपरा घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। बेटे प्रतीक यादव ने साधना गुप्ता को मुखाग्नि दी। इस दौरान मुलायम सिंह यादव परिवार के सभी लोग मौजूद थे। पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं साधना गुप्ता। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी थी साधना गुप्ता। फेफड़ों में संक्रमण के चलते अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था और कल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हो गया था। कल उन्हें गुरुग्राम से लखनऊ लाया गया और आज उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। मुलायम सिंह की पत्नी साधना गुप्ता को अंतिम विदाई दे दी गई है। लखनऊ के पिपरा घाट पर साधना गुप्ता का अंतिम संस्कार हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुलायम सिंह के आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने साधना गुप्ता को श्रद्धांजलि दी। तो वहीं अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने भी पिपरा घाट पहुंचकर साधना गुप्ता को अंतिम विदाई दी। बढ़ेंगे खबरों में आगे। बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। मुख्तार अंसारी को बांदा से पंजाब शिफ्ट करने की पटकथा प्रयागराज में लिखी गई थी। पंजाब जेल भेजे जाने से पहले मुख्तार अंसारी बांदा जेल में जिस सिम कार्ड का इस्तेमाल करता था, वो प्रयागराज से खरीदा गया था। लक्ष्मण मार्केट की एक दुकान से सिम कार्ड 500 रुपए में ब्लैक में खरीदा गया था। पिछले हफ्ते पंजाब की जेल मंत्री हरजोत बैंस ने विधानसभा में यह बड़ा खुलासा किया था कि मुख्तार अंसारी को फेक केस में 2 साल तक पंजाब की जेल में रखा गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश का गृह मंत्रालय भी हरकत में आ गया और अब अंसारी से जुड़े सभी रिकॉर्ड फिर से खंगाले जा रहे हैं। दरअसल जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी इसी सिम कार्ड का लोगों से बात करने के लिए इस्तेमाल करता था और इसी सिम कार्ड से पंजाब के बिल्डर को धमकी भरा फोन भी किया गया था। रंगदारी मांगी गई थी। ये फोन 8 फरवरी 2019 को किया गया था। 24 जनवरी 2019 को मुख्तार अंसारी को बांदा से पंजाब की रोपड़ जेल में शिफ्ट किया गया था। लिहाजा अब इस पूरे मामले में नए सिरे से रिपोर्ट तैयार कर पंजाब की नई सरकार को सौंपने की तैयारी है। ऐसे में दोबारा से जांच हुई तो मुख्तार अंसारी फिर से कानूनी शिकंजा इस पर कसा जा सकता है। तो बड़ा खुलासा हुआ है। नाम पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को 3.5 साल पहले यूपी से पंजाब जेल भेजे जाने के मामले की जांच एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। रिकॉर्ड एक बार फिर से खंगाले जाने लगे हैं। दरअसल पंजाब के जेल मंत्री हरजोत बैंस ने पिछले हफ्ते पंजाब की विधानसभा में एक सनसनीखेज बयान दिया था, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। हरजोत बैंस, जो कि पंजाब के जेल मंत्री हैं, उन्होंने विधानसभा में ये बयान दिया था कि मुख्तार अंसारी को एक साजिश के तहत पंजाब ट्रांसफ़र किया गया था और वो जेल उसके लिए किसी अय्याशगाह से कम नहीं थी, ऐशगाह से कम नहीं थी। मुख्तार अंसारी उस जेल में अपने परिवार के साथ रहा करता था। जेल मंत्री के इस बयान के बाद यूपी का जो गृह मंत्रालय है वो एक बार फिर से हरकत में आ गया है। मुख्तार अंसारी से जुड़े इस मामले की जो जांच की गई थी उसके रिकॉर्ड फिर से खंगाले जाने लगे हैं। दरअसल 8 जनवरी 2019 को मुख्तार अंसारी ने बांदा जेल से पंजाब के एक बिल्डर को फ़ोन किया था। 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। इसी मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी और गुपचुप तरीके से 24 जनवरी 2019 को उसे बांदा से पंजाब जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो यूपी STF ने उस मामले में जाँच की थी
और जो जांच की थी उसमें अब ये तथ्य सामने आया है कि मुख्तार अंसारी जो सिम कार्ड इस्तेमाल करता था उसे प्रयागराज से ख़रीदा गया था। प्रयागराज के लक्ष्मण बाज़ार की जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है वहीं से सिम कार्ड ख़रीदा गया था। इस वक्त हम उसी लक्ष्मण मार्केट की इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में मौजूद हैं। यहीं की एक दुकान से सेल्समैन को 500 रुपये ज़्यादा देकर एक्टिवेटेड सिम खरीदा गया था। कोई कागज़ नहीं दिए गए थे। दुकानदार का जो सेल्समैन था उसने पैसों की लालच में ये सिम कार्ड किसी को दे दिया था और ये सिम कार्ड बाद में मुख्तार अंसारी तक पहुंचा दिया गया था। तो अब ये जांच फिर से शुरू कर दी गई है। जो यूपी का सरकारी अमला है वो पूरे रिकॉर्ड फिर से खंगालने लगा है और यूपी सरकार का जो गृह मंत्रालय है पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर पंजाब में जो नई सरकार बनी है उसे सौंपने की तैयारी में है। और जो प्रयागराज से जिस जगह से एक्टिवेटेड सिम लिया गया था, एसटीएफ ने एक बार फिर से वहां पूछताछ की है और सूत्र ये बता रहे हैं कि पूरी फाइल नए सिरे से तैयार की जा रही है और जो गृह मंत्रालय है पूरी फाइल को एक बार फिर से पंजाब की नई सरकार को सौंपेगा। तो माना यह जा रहा है कि जब ये मामला एक बार से फिर से पंजाब सरकार को सौंपा जाएगा तो इस पूरे मामले में मुख्तार अंसारी पर और शिकंजा कसा जा सकता है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। चलिए बढ़ेंगे आगे। बुलंदशहर के छतारी से लापता छात्र का हरदुआगंज में शव मिलने के बाद नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। छात्र के परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने पंडरावल पुलिस चौकी के बाहर सड़क जाम कर हंगामा किया। आपको बता दें कि 12 वर्ष का ये बच्चा छतारी गांव के एक स्कूल से छुट्टी के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। बाद में उसका शव अलीगढ़ थाना क्षेत्र के हरदुआगंज के मछुआ नहर पुल के पास पानी में तैरता हुआ मिला था। मासूम छात्र का शव मिलने की खबर से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर मासूम के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। बच्चा स्कूल से कैसे गायब हुआ और उसकी मौत कैसे हुई, अब इसकी जांच की जा रही है। उधर ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन उनका गुनाह सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और अब पुलिस बदमाशों को गिरफ्तार करने की कोशिशों में जुटी है। लेकिन ये वारदात ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के बुलंद हो रहे हौसलों की गवाही दे रही है। ग्रेटर नोएडा में गन पॉइंट पर लूट, ग्राहक बनकर आए और डाका डालकर चले गए। दिन दहाड़े लूट की ये वारदात गौतम बुद्ध नगर के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के कोंडली गांव की है, जहां दो बदमाश ग्राहक बनकर एक मनी ट्रांसफर शॉप में आए। तब ये दुकानदार मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था और उसे इन बदमाशों के नापाक मंसूबों का जरा भी एहसास नहीं था। तभी पीछे खड़े बदमाश ने बैग से बंदूक निकाली और दुकानदार पर तान दी। दुकानदार हक्का बक्का उन्हें देख ही रहा था कि तभी दूसरे बदमाश ने अपने साथी से बंदूक लेकर दुकानदार पर तान दी और दूसरे बदमाश ने दुकानदार के हाथ से मोबाइल झपट लिया और फिर कैश काउंटर से रुपयों को निकालने लगा। इस दौरान बेबस दुकानदार डरा सहमा खड़ा रहा। लूट की इस वारदात के वक्त पर नजर डालें तो शनिवार को दोपहर करीब 1:24:33 पर बदमाश दुकान में घुसे और 1:25:13 में दुकान से 35,000 रुपए और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। एक मिनट से भी कम वक्त यानी महज 40 सेकंड में बदमाश लूट की इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस अब मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है और जल्द ही गुनहगारों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का दावा कर रही है। ग्रेटर नोएडा से एबीपी गंगा के लिए रविंद्र जयंत की रिपोर्ट। उधर रविवार की सुबह अलीगढ़ के एक परिवार के लिए मातम बनकर आई। सुबह सुबह इस परिवार पर गोलियों की बौछार कर दी गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। आरोप है कि जब इस परिवार पर गोलियां बरसाई जा रही थी तब मौका वारदात पर पुलिस भी मौजूद थी। आखिर हत्यारों का हौसला इतना बुलंद कैसे था और उन्होंने क्यों इस परिवार को गोलियों का निशाना बनाया, पूरी इस खबर को देखिए इस खास रिपोर्ट में।
परिवार पर गोलीबारी के निशान, जमीन पर खून के धब्बे और गोलीबारी में जख्मी लोग। दहशत की ये हर तस्वीर उस खूनी वारदात की गवाही दे रही है जो अलीगढ़ के लोधा थाना क्षेत्र के मूसेपुर गांव में अंजाम दी गई। रविवार की सुबह मूसेपुर गांव गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। गोलीबारी की इस खूनी वारदात में एक युवती समेत 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। लेकिन इस वारदात ने लोधा थाने की पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया। पुलिस के सामने गोली चली है। अच्छा, पुलिस के सामने गोली चली है। ये हमारी पुलिस के सामने गोली चली है। पुलिस हमारी खड़ी है, साइड ले गई है पुलिस हमारी। पुलिस के सामने अंधाधुंध गोलियां कैसे चल गईं? पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में क्या किया? पुलिस की भूमिका पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर ये वारदात क्यों और कैसे हुई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बीती रात उनकी दुकान में 5 लाख रुपए की लूट हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट 3 लोगों के खिलाफ लिखाई गई थी। पुलिस ने इन तीनों को हिरासत में ले लिया था, लेकिन पूछताछ कर छोड़ दिया। इसी बात का बदला लेने के लिए आरोपियों ने उनके परिवार के लोगों पर गोलीबारी कर दी, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। कल हमारी दुकान लूट ली सर, 5 लाख रुपए को माल लूट बदमाश। हमने रिपोर्ट करी, पुलिस ने उठा के ले गई और पुलिस ने उठा के लेने के बाद में और कुछ रुपया ले गए, पुलिस ने छोड़ दिया। आज हम 100 रुपये गोली मारते हैं हमारी 2 बेटी की और हमारी लड़की। पीड़ित परिवार पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगा रहा है, जबकि जिले के एसएसपी इसे 2 पक्षों के बीच आपसी रंजिश का मामला बता रहे हैं और वारदात के बाद पुलिस के घटना स्थल पर पहुंचने की बात कह रहे हैं। पड़ोसियों के बीच में आपसी रंजिश का मामला सामने आया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर दुकान से सामान चोरी करने का आरोप लगाया था। उपरोक्त संबंध में जो घायल हैं उनको अस्पताल भेजा गया है और जहां पर 2 लोगों की मृत्यु की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है। इस संबंध में जो पड़ोसी थे उसमें 5 व्यक्तियों को तत्काल गिरफ्तार कर दिया गया है। इस संबंध में शेष अभियुक्त यदि कोई हो उनके बारे में जानकारी करने के लिए टीमें लगा दी गई हैं। वादी पक्ष से तहरीर प्राप्त कर वैधानिक कार्रवाई प्रचलित की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तफ्तीश में जुटी है। एबीपी गंगा के लिए अलीगढ़ से प्रदीप की रिपोर्ट। फतेहपुर में एक विधवा महिला की हत्या कर दी गई। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल केवटरा मजरे सातो गांव में देवर अपनी विधवा भाभी का फावड़े से उसने गला काट दिया। बताया जा रहा है कि महिला अपने घर में नहा रही थी कि तभी उसके देवर ने गलत हरकत कर दी। महिला के विरोध करने पर आरोपी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दिया और जांच शुरू कर दी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात आगरा की करते हैं। आगरा में बारिश ने स्मार्ट सिटी के नाम पर दी जाने वाली तमाम सुविधाओं की पोल खोल दी। थाना ताजगंज के गोबर चौकी की पक्की सराय नीति बाग में कब्रिस्तान में इतना पानी भर गया कि वहां दफन डेड बॉडी पानी में तैरने लगी। बकरीद की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग जब अपने पूर्वजों की कब्र पर फातिहा पढ़ने आए तो वहां का मंजर देख गुस्सा हो गए। सूचना मिलने पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन कब्रिस्तान में पानी निकालने के लिए लगाया गया पंप ही खराब निकला। बाद में लोगों ने खुद पंप लगवाकर पानी निकालने में मदद की। उधर सहारनपुर से खबर, जहां पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से सहारनपुर की नदियों में सैलाब आया है। यहां बादशाही बाग में नदी में आए सैलाब में एक कार बह गई। सैलाब को पार कर रही बोलेरो कार पानी में किस तरह से बह गई, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कार सवार लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। ये तस्वीर सहारनपुर की है। किस तरह से पानी का सैलाब अचानक से आया कि वहां से गुजर रही एक कार इसमें बह गई। कार के अंदर लोग मौजूद थे, लेकिन राहत की बात यह है कि समय रहते ये सभी लोग कार से बाहर निकल गए। ये सभी सुरक्षित हैं। कार में सवार लोगों ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई।
बादशाही बाग में नदी में आए सैलाब में एक कार बह गई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। उधर भारत के पड़ोसी देश नेपाल में इन दिनों तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते राप्ती अपने खतरे के निशान से 85 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। राप्ती फिलहाल अपने खतरे के निशान से 85 सेंटीमीटर ऊपर है, जिससे राप्ती के तट पर बसे गांव खतरे की आहट की घंटी यहां बजने लगी है। अभी 2 दिन पहले ही प्रशासन ने मॉक ड्रिल कर बाढ़ से बचाव के लिए लोगों को तरीके बताए थे। वहीं बीती रात नेपाल के पहाड़ों से हो रही भीषण बारिश से कुसुम बैराज से पानी छोड़ा गया, जिसके चलते श्रावस्ती में बह रही राप्ती उफान पर आ गई और इससे कई इलाके हैं जो कि अब बाढ़ की चपेट में आने लगे हैं। मॉनसून की दस्तक के बाद से पूरे उत्तराखंड में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। पूरे देवभूमि में नदी नाले उफान पर हैं। इसका अंदाजा आप इन 4 तस्वीरों से लगा सकते हैं। पहली तस्वीर रुद्रप्रयाग की है, जहां अलकनंदा नदी उफान पर है, जिससे लोग दहशत में हैं। दूसरी तस्वीर है विकासनगर की। यहां भारी बारिश के कारण भूस्खलन होने से तहसील गांव का संपर्क टूट गया है। आलम है कर्णप्रयाग का भी ऐसा ही कुछ, जहां मलबा आने से सड़क बंद हो गई, तो वहीं जोशीमठ में भारी मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद है, जिसे अब खोलने का काम चल रहा है। प्रशासन इसमें जुटा हुआ है, लेकिन बारिश से किस तरह से जलभराव और मलबा आने से सड़कें और यहां पर होने वाली आवाजाही बाधित हुई है और आम लोगों को दिक्कत हो रही है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। बद्रीनाथ हाईवे बंद है, अलकनंदा नदी उफान पर है, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विकासनगर और जोशीमठ की ये तस्वीरें। रुद्रप्रयाग में बारिश की वजह से अलकनंदा नदी उफान पर है। अलकनंदा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से बेलनी पुल के नीचे शिव की मूर्ति जलमग्न हो गई है। ऐसे में नदी किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट किया गया है। उधर कोटद्वार में भी नदी नालों का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों के लिए ये खतरा बन गई है। अगर ये बारिश नहीं रुकी तो नदी नालों के पास रहने वालों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ सकता है। पानी का तेज बहाव यहाँ आसपास के लोगों को डरा रहा है। उफान पर इस वक्त नदी नाले हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।